चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग। जेआईबी के अब धड़ाधड़ हमारे टॉपिक्स जो हैं लगातार स्टार्ट हो चुके हैं। और अब हमारा केवल एक ही टारगेट है कि जब हम जनवरी के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम देने जाएं तो हमारा काफ़ी टॉपिक कवरेज हो, हम वहाँ पे कुछ कर पाएं। और आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है यूनिट, आपकी पीपीबी की यूनिट है, रोल जो म्यूचुअल फंड के बारे में है और इंश्योरेंस के बारे में। लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें हमने कैपिटल मार्केट के बारे में सारे पॉइंट कवर किए थे। और अगर आपको कैपिटल मार्केट के पॉइंट कवर हैं तो म्यूचुअल फंड समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे हुए शुरू कर रहे हैं हम लोग। ये यूनिट नंबर, रोल एंड फंक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड का रोल एंड फंक्शन, ठीक है। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी इस टॉपिक में है, बैंक का श्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या होता है। ठीक है, तो ये कंटेंट है। आज हम मोस्टली इसमें म्यूचुअल फंड कवर करेंगे क्योंकि इंश्योरेंस वाला नेक्स्ट टॉपिक में कवर होगा। तो दोनों करते हैं तो 2 या 3 मार्क्स के। और जो सीआईबी के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपका रिटेल की बुक में एक म्यूचुअल फंड नाम का टॉपिक है और 1-2 क्वेश्चन आपसे रिटेल में वहां पूछ लेता है। आपसे डेफिनेटली अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अरे ये तो तो प्रमोशन बहुत एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी ना। प्रमोशन के लिए भी, मतलब आप बैंक में हैं तो म्यूचुअल फंड, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, इस सब के बारे में आपको बेसिक्स मालूम होने चाहिए। यस सर, ठीक है, बेसिक और याद है। बैंकों के लिए म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस तो एक बहुत क्रॉस सेलिंग का बिजनेस भी आजकल लोग टैप कर रहे हैं इसमें। तो ये भी न्यू आपके लिए जरूरी है फिर। ठीक है, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब जरूरी है। ठीक है, तो चलो शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो पहले, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तब उसके बाद हम थ्योरी पर आएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट में लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो ये जो कैपिटल मार्केट अगर हम समझ गए और हमने कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे होती है इसके बारे में पूरा प्रोसेस सीख लिया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से, यानी उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस, सरप्लस मनी। दूसरा बोलते हैं नॉलेज, और तीसरा होता है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। तो ये जो चैप्टर है हम लोग इस 3 पॉइंट्स से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सरप्लस मनी का जो लेवल होता है वो हाई होता है, नॉलेज भी उनकी हाई होती है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी उनकी हाई होती है। तो ये जो कैटेगरी के लोग होते हैं, ये कैटेगरी के लोग सीधे क्या करते हैं, मार्केट में पैसा देते हैं और मार्केट इनको क्या देता है, शेयर्स देता है। ठीक है, तो ये कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका। अब सेकंड तरीके की बात है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ये तीनों चीज मीडियम लेवल की होती है। ठीक है, मीडियम लेवल की। तो वो लोग क्या करते हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं, लेकिन वो बीच में ब्रोकर को यूज करते हैं। ब्रोकर क्या करते हैं, उनको ब्रोकर या ब्रोकरेज हाउस क्या करते हैं, उनको गाइड कर देते हैं कि आजकल आप इस पे लगा लो, आपका पोर्टफोलियो इस तरह का है, आप ऐसा कर लीजिए, जिसको ब्रोकरेज सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, जितने भी ये ब्रोकरेज हाउसेस हैं ये आपके क्लाइंट के हिसाब से वो करते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये आपको गाइड करते हैं और आप मनी देते हैं। वो मनी कहाँ जाता है, इनके थ्रू शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट में आता है। और कैपिटल मार्केट से आपके नाम क्या इश्यू होता है, शेयर्स। आपको ये जो शेयर्स मिलते हैं वो आप लोग कहाँ पे रखते हैं, बोलिए सीडीएसएल, कहाँ पे, डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरीज में। जो आपने डीमेट अकाउंट खोला होता है वहां रखते हैं आप, डिपॉजिटरीज में जो आपने डीमेट अकाउंट खोला होता है वहां पर रखते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ
तीसरी वो कैटेगरी होती है जिसके पास ये तीनों ही चीजें थोड़ा सा लो लेवल की होती हैं। यानी सर मनी भी जो सरप्लस है वो लो है, नॉलेज भी आपकी कैपिटल, ये नॉलेज का मतलब क्या है, कैपिटल मार्केट की नॉलेज, रिस्क टेकिंग भी आपके पास लो है। तो इनके लिए जो आज का टॉपिक है वो इनके लिए है, वो लोग अपना पैसा किसी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लगाते हैं जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी टीम होती है और आपके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए वो काम करते हैं। ठीक है, उन्हीं जो ये जो हमने बताया, इन्हीं को हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड कंपनी या ट्रस्टी कंपनी तीनों नाम देते हैं। ठीक है, तो एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड और ट्रस्टी, ये हम लोग पैसा अब यहाँ दे रहे हैं, और ये जहाँ पैसा देते हैं वो पूल में देते हैं। पूल का मतलब बहुत सारे लोग, लाखों लोग पैसा दे रहे हैं, और यहाँ इसके पास जब ये पैसा आता है, सपोज कीजिए इसका 500 करोड़ आया, ये पैसा फंड मैनेजर के थ्रू कहाँ लगता है, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट। ठीक है, और कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट इस कंडीशन में इस कंपनी को शेयर देती है। यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको शेयर नहीं मिल रहा, ये कंपनी उस शेयर को ब्रेक करके आपको देती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट्स। सर म्यूट कर दीजिए सबको। कर दिए मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग नहीं समझेंगे। इससे बढ़िया तो यूट्यूब वाले हैं, बेचारे कुछ नहीं बोलते, वो जो लिखते भी हैं हम उसको लास्ट में पढ़ते हैं। चलो, मैंने म्यूट सा कर दिया। तो अभी आपको थोड़ा सा म्यूचुअल फंड का एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। बोलिए, आया नहीं आया? ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए अच्छा है जिसके पास सरप्लस मनी कम है, नॉलेज भी ना के बराबर है, और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी नहीं है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का है थ्रू म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड के तीन नाम हमने बता दिए, एएमसी भी होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड या ट्रस्टी कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बताया कि जो इन्वेस्ट कर रहा है हर कंडीशन, एवरी कंडीशन में इन्वेस्ट जो कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, इन्वेस्टर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो 3 पर्सन है इनको बोलते हैं फंड मैनेजर। ठीक है, अब बात ये आती है, ये फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड कंपनी कैसे आपके तक पहुंचती है। ठीक है, तो जो हमने आईपीओ में पढ़ा था वही चीज अब हम यहाँ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, कि जो फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर रिसर्च करता है, और रिसर्च के बेस में वो कुछ स्कीम बनाता है। ठीक है, और उस स्कीम के लिए एक प्रोस्पेक्टस बनाता है। हमने शेयर में ही प्रोस्पेक्टस पढ़ा था, और ये प्रोस्पेक्टस कैसा होता है, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। और नो डाउट ये प्रोस्पेक्टस भी सेबी में ऑब्जर्वेशन पीरियड के लिए जमा होता है। अगर सेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो ये पब्लिक तक आता है, और यहाँ पर इसको बोलते हैं न्यू फंड ऑफर, यानी एनएफओ। ये एनएफओ वही है जो शेयर मार्केट में आईपीओ है। ठीक है, फंड मैनेजर ने रिसर्च करी, स्कीम बनाई, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस डाला, सेबी में डाला, और न्यू फंड ऑफर पब्लिक तक आया। ठीक है, शेयर मार्केट में हम लोग दो तरह से इन्वेस्टमेंट करते थे,
एक तो फिक्स वैल्यू पे यानी फेस वैल्यू पे, और दूसरा बुक बिल्डिंग प्रोसेस से। यहाँ पे केवल फेस वैल्यू होती है। तो पब्लिक पर आएगा तो वो कहेगा सपोज कि 10 रुपी पर यूनिट देगा। तो अगर सपोज कीजिए किसी ने 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया तो उसको कितनी यूनिट मिलेंगी? 2000 यूनिट उसको मिल जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब बात आती है कि कैसे ये ग्रो करता है। और यहाँ पर भी जब हम बात कर रहे थे न्यू फंड ऑफर आएगा, तो न्यू फंड ऑफर बिल्कुल उसी तरह आएगा। आप लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। आपके पास पेन नंबर होना चाहिए, ठीक है। केवाईसी का पूरा काम होगा। डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट के लिए है ऑप्शनल, यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमेट अकाउंट हो या नहीं हो, दोनों चलते हैं। अगर डीमेट अकाउंट है तो डीमेट में रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं है तो सिंपल ऑनलाइन आप चेक कर लीजिए, आपको स्टेटमेंट आएगा, आपको पता रहेगा कि मेरा इतना यूनिट्स है। ठीक, जब ये स्कीम आती है और रिसर्च होती है तो इसके अकॉर्डिंग स्कीम के टाइप क्या होते हैं? टाइप ऑफ स्कीम, टाइप ऑफ स्कीम। अब टाइप ऑफ स्कीम में सपोज कीजिए एक आई सेक्टर वाइज, यानी वो पहले आपको बताएगा कि मैं आपसे जो पैसा ले रहा हूं वो पैसा किस सेक्टर में लगाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही सेक्टर के अलावा इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड का मतलब ये होता है वो पैसा पहले से बता रहा है आपको, या तो बीएसई में लगाएगा या एनएसई में, कहाँ लगाएगा। थर्ड, टैक्स बेनिफिट, वो स्कीम में पहले बताएगा कि टैक्स बेनिफिट है या नहीं है। ठीक है, अगला है कैपिटलाइजेशन। ये आप लोग लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड आप लोग करते भी हैं तो कम से कम आप थोड़ा सा अपने लिए तो कुछ सोच पाएंगे। कैपिटलाइजेशन में आता है 3 तरह का, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। ठीक है, और इनका एक हाइब्रिड होता है, उसको बोलते हैं मल्टी कैप, मल्टी कैप। ठीक है, जो इंडेक्स फंड होते हैं वो पहले से बताता है कि वो कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करेगा। उसने पहले से बोल दिया कि मैं बीएसई के टॉप 100 जो शेयर्स हैं वहां इन्वेस्ट करूंगा, मैं एनएससी यानी निफ्टी के इसमें, इस तरह वो पहले से बता रहा है। ठीक है, अब अगला आता है हमारा इनकम फंड। इनकम जो फंड होता है वो बेसिकली आपको डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कराता है, यानी वेरी लो, वेरी या नेग्लिजिबल रिस्क, नेग्लिजिबल रिस्क। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जहां पे इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, ऐसे ही अगला आता है गिल्ट फंड। जो गिल्ट फंड है वो प्योरली गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है वो बताया जा रहा है। अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में देखें, अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में देखेंगे तो म्यूचुअल फंड 2 तरह के होते हैं। एक होता ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। ठीक है, ओपन एंडेड में क्या होता है कि एनी टाइम आप बाई करिए और सेल करिए। क्लोज एंडेड में जो बाई होता है वो एनएफओ में होता है, लेकिन सेल लॉक इन पीरियड के बाद होता है, लॉक इन पीरियड के बाद होता है। ठीक है, अगर आप लॉक इन से पहले निकालेंगे तो आपके चार्ज लगेंगे, और म्यूचुअल फंड की भाषा में चार्ज को क्या बोलते हैं? लोड। और सेल करने में जो लोड लगता है
उसको बोलते हैं एग्जिट लोड, और बाई करने में जो लोड लगता है उसको बोलते हैं एंट्री लोड। ठीक है, तो स्कीम के ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहला जो स्कीम का कैटेगराइजेशन होगा वो होगा आपका कि ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड। फिर डिसाइड होगा कि आपका वो जो टैक्स रिलेटेड है या नहीं है, और उसके बाद ये जो बाकी कैटेगरी हैं वो आएंगी। ठीक है, तो ये ब्रॉड एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया है। और जो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है, जैसे सपोज कीजिए पब्लिक के पास स्कीम आई एनएफओ में 2000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया, तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, इसको मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर 1, फंड मैनेजर 2, फंड मैनेजर 3, यानी कि 3 फंड मैनेजर को लगा देती है कि भैया इस पैसे को मैनेज करिए। और अगर पैसा छोटा फंड है 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 110 करोड़ का, तो दोनों स्कीम को एक ही फंड मैनेजर उसको मैनेज कर सकता है। ठीक है, अब मैं छोटा सा माइक खोल रहा हूं आपके लिए और आपसे कुछ बात करूंगा। इतनी बात समझ में आई आपको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Sir. आपको एक Yes, sir. ओवरव्यू मिलना चाहिए कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड। ठीक है, और आप में से कई लोगों ने करा भी होगा म्यूचुअल फंड, और अधिकतर लोगों ने म्यूचुअल फंड करा होगा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में, जिसको हम आरडी बोलते हैं सो कॉल्ड। तो अब यहां पे बात आती है स्कीम, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। ठीक है, ये तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट है, लेकिन विड्रॉल प्लान क्या होता है? आपने कहा कि मेरा 50,000 ले लीजिए, मुझे हर महीने 2,000 रुपये देना, आपके वहां आ जाएगा। ट्रांसफर प्लान आपने एक स्कीम में किया हुआ है, आपने स्कीम 1 में किया हुआ है, और आपने कहा हर महीने 5,000 मेरा पैसा स्कीम 2 में कर दीजिए। ठीक है, और बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। सर टैक्स सर ऑन कैपिटल गेन, कैपिटल गेन आपको ही मालूम होना चाहिए, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे प्रॉपर्टी मार्केट हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, इसमें कैपिटल गेन लगता है। और कैपिटल गेन शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होता है। लॉन्ग टर्म, अगर आप 1 ईयर तक कोई भी सिक्योरिटी सेल करते हैं और आपको गेन होता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। ठीक है, और मोर देन 1 ईयर तक रखते हैं तो उस पर जो गेन होता है वो लॉन्ग टर्म कहलाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जो पैसा लगा रहे हैं उसकी ट्रेडिंग ना करें, उसको कुछ समय तक मार्केट में रहने दें। और ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो म्यूचुअल फंड का पैसा अल्टीमेटली कहाँ जाके लगता है? कैपिटल मार्केट में, कंपनीज में, कंपनीज में लगता है, यानी एंटरप्रेन्योर के पास जाता है पैसा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें ये बेनिफिट दे रखा है। ठीक है, और जो अभी पहले हमने टैक्स की बात करी थी वो है इन्वेस्टमेंट वाला, एटीसी वाला। ठीक है, वो एक अलग है, वो इन्वेस्टमेंट पे लगता है, और ये जो है आपका इनका जो अर्न करते हैं उस पे लगता है। ठीक, आपका जो एसआईपी लगता है वो लगता है आजकल कौन से मोड से? ECS. ईसीएस से। ठीक है, आप जो भी म्यूचुअल फंड बाई करते हैं उसको बोलते हैं रीपरचेज करना या एडिशनल परचेज करना। ठीक है,
और जो भी आप सेल करते हैं उसको बोलते हैं क्या करना? रिडीम। रिडीम करना या रिडेम्पशन करना। ठीक है, तो जब भी आप अपना म्यूचुअल फंड वापस लेने जाएंगे, पैसा लेने जाएंगे, उसको रिडेम्पशन बोलते हैं। और ये रिडेम्पशन जो है पार्ट में या फुल में हो सकता है। और आजकल तो बहुत ही अच्छा ऑनलाइन हो गया है। आप म्यूचुअल फंड ऑनलाइन अभी अभी सोचो तो अभी पेमेंट हो जाएगा, 2 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाता है। और जब आप सेल करते हैं तो या तो आप यूनिट वाइज सेल करेंगे या आप अमाउंट वाइज। सपोज कीजिए आपके पास 563 यूनिट है, तो आपने कहा सब 200 यूनिट मेरी सेल कर दो, तो आपको 200 का जो पैसा होगा इनटू क्या? एनएवी। एनएवी जैसे स्टार्टिंग में 10 रुपए थी, पता लगा उस समय 14 रुपीज हो गई, तो 200 × 14 करके ये वहां हो जाता है। और एनएवी की ग्रोथ कैसे होती है देखिए, 2000 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए, और ये इन्वेस्टमेंट कितनी कंपनी में करते हैं? बहुत सारी कंपनी में। और बहुत सारी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट होता है, इस तरह के इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफाइड। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट। और कभी कई बार पूछा क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ दीज विच स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट विद द म्यूचुअल फंड। तो ऐसे जितनी बातें मैं बोल रहा हूं वो उनमें से ऑप्शंस बनाएगा, तो आपको आउट करना है उसमें से क्या चाहिए। वो कहीं पर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, आपकी जनरल नॉलेज को चेक करेगा। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है? रिस्क आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है। ठीक ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके में बहुत आता है कि अगर वो केस स्टडी टाइप में आएगा, वो कहेगा एक यंग प्रोफेशनल है, इन्फोसिस में काम करता है, उसकी सैलरी इतनी है, आप उसको कौन सा फंड सजेस्ट करेंगे? तो रिस्क वर्सेस रिटर्न, ये दो चीजें हैं, रिस्क वर्सेस रिटर्न। तो रिस्क वर्सेस रिटर्न में अगर आप कैटेगराइज करेंगे, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड करेंगे, तो वो कैसे होता है इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला होता है इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है बैलेंस्ड, और तीसरा होता है डेप्ट। ठीक है, और अगर हम बात करें रिस्क की, तो इक्विटी वाले में रिस्क कैसा होता है? हाई। हाई। डेट वाले में लो, लो। और बैलेंस वाले में मीडियम। मीडियम। ठीक है। अच्छा, रिस्क के अलावा रिटर्न और एज ग्रुप। ठीक है, तो इक्विटी वाले में हाई रिस्क है और रिटर्न भी क्या होते हैं? हाई। हाई। और एज वो कौन सी होती है जो इसमें लगाती है? लो। यंगर। लो। यंग। मतलब एक टेंटेटिव बता दिया हमने। ठीक, ऐसे ही बैलेंस फंड में रिटर्न क्या होता है? मीडियम। और एज क्या होती है? ठीक है। और जो डेट फंड है उसमें रिटर्न लो है, और मोर देन 50 ईयर वाले, या हम ऐसा कह सकते हैं रिटायर्ड। रिटायर्ड जो पर्सन होते हैं वो रिटायर्ड पर्सन इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये इक्विटी और ये क्या चीजें हैं। तो इक्विटी की अगर हम बात करें तो ये होता है 70 to 100%। ये लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हैं? शेयर मार्केट। इक्विटी का मतलब शेयर मार्केट में, शेयर में। और बैलेंस में क्या होता है? डेप्ट एंड 50 शेयर to मार्केट। 100%। और डेट में क्या होता है? डिवेंचर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये एक टाइप ऑफ रिस्क रिटर्न के हिसाब से कैटेगराइजेशन है। इसमें से जो इक्विटी वाला है इसको हम लोग ग्रोथ फंड भी बोलते हैं। ठीक है,
और बैलेंस वाले को हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड का मतलब मिला जुला। और डेट वाले को हम लोग बोलते हैं इनकम फंड। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक पॉइंट और आता है डिविडेंड के अकॉर्डिंग, कि हमारा कोई भी म्यूचुअल फंड है तो डिविडेंड के अकॉर्डिंग उसमें क्या चीज रहेगी। डिविडेंड, डिविडेंड के अकॉर्डिंग भी तीन तरह की कैटेगरी होती है। एक होती है पे आउट, ठीक है, एक होती है री इन्वेस्ट, एक होती है ग्रोथ। ग्रोथ वाले में नो डिविडेंड होता है। अब देखिएगा, पे आउट में क्या है, सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने मतलब कंपनी ने बोला कि 10% का डिविडेंड मिल रहा है, तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। सपोज कीजिए 1000 बना आ गया। री इन्वेस्ट वाले में क्या करेगा कि पे तो होगा, लेकिन वो 1000 आपके अकाउंट में ना आके उसकी न्यू फेस म्यूचुअल वैल्यू। फंड की यूनिट मिल जाएंगी आपको, सेम उसकी। ग्रोथ वाले में कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, यानी आपकी क्या बढ़ती जाएगी, एनएवी। एनएवी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं एनएवी का बेसिक कॉन्सेप्ट, नेट एसेट वैल्यू। तो एनएवी में क्या होता है कि आपने सपोज कीजिए म्यूचुअल फंड आया तो कितने हजार करोड़ का आया, 2000 करोड़ का, और इसमें से 200 करोड़ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, तो एनएवी कितनी हो गई, 10 रुपीज। ठीक है, अब आफ्टर 1 ईयर ये 2000 करोड़ आपका 2800 करोड़ हो गया, और कुछ लोगों ने पैसा निकाल लिया। अब जो बचे लोग हैं वो 190 लोग बचे हुए हैं। ठीक है, तो आपका एनएवी कितना होगा, लगभग 15 रुपीज के आसपास होगा। तो आपको प्रॉफिट कितना लगा, 5 रुपीज का। 5 days। आपकी अर्निंग 5 रुपीज हुई। एक साल में 5 रुपीज अर्न किया, कितने परसेंट का फायदा हुआ आपको, 50%। 50%। 50% का रिटर्न। ठीक है, तो एनएवी निकालने का मतलब है ये जो 2000 करोड़ है ये तो है आपका इनिशियल। ठीक है, और ये जो 1 ईयर बाद हो रहा है या 6 महीने बाद हो रहा, इसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या बोलते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब हो गया ये कई शेयर हैं, आप सब शेयर का टोटल वैल्यू निकालेंगे, और टोटल वैल्यू निकालने के बाद यहां डाल देंगे। और यूनिट आपको पहले से पता है, पहले 200 करोड़ यूनिट था, कुछ लोगों ने विड्रॉ कर दिया, या कुछ बढ़ भी सकते हैं, तो वो यूनिट कम ज्यादा हो सकते हैं, उस स्कीम के यूनिट कम ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, इस बीच में कोई क्वेश्चन है आपका? सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर री इन्वेस्ट का डिविडेंड का जो है, री इन्वेस्ट ऑप्शन में अपने को अगर 1000 डिविडेंड मिला, उसका न्यू म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलेंगे। और ग्रोथ में जो नो डिविडेंड है, खाली उसका एनएवी बढ़ेगा, तो ये तो मतलब सिमिलर ही हो गया है ना? नहीं, मैं बताता हूं, अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो, सपोज कीजिए आपने ऐसी स्कीम में लिया हुआ जिसमें एटीसी का रिबेट है। हाँ आपका एटीसी का रिबेट है, आपको 1000 री इन्वेस्ट हो रहा है, तो आपको 1000 का एटीसी में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हाँ सर। लेकिन एनएवी बढ़ने पर आपको बेनिफिट नहीं मिला। आपने इनिशियली अगर 10,000 लगाए थे तो जिस ईयर लगाए थे वही रहेंगे। हाँ सर। एक पॉइंट। यस। दूसरा पॉइंट, जो ग्रोथ वाले में है बीच में चार्जेस कम लगते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज कम लेता है, क्योंकि उसको पता है ये बंदा बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे।
लेकिन री इन्वेस्ट वाले में या पे रिकॉर्डिंग आउट डिविडेंड वाले में, रिकॉर्डिंग मोड लग गया आपका। अच्छा रिकॉर्डिंग, हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो ग्रोथ वाला है उसकी एनएवी फास्टर बढ़ती है। इसलिए फास्टर बढ़ती है क्योंकि आपका जो खर्चे हैं वो कम लगेंगे। Right. दूसरा, फंड मैनेजर उस पैसे को लंबे टेनोर में लगा सकता है। वो ऐसी जगह लगाएगा जिसमें रिटर्न अभी नहीं आएगा, 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा। ठीक है। जी। री इन्वेस्ट वाले में उसके पास यूनिट बढ़ जाता है और उसको वो री इन्वेस्टमेंट उसका कहीं काउंट हो सकता है, और पे आउट वाले में सिंपल क्रेडिट उसके अकाउंट में चला जाता है, बस। बस खत्म। ठीक है, यस सर। और पूछिए। अगर आपने ये आधा घंटा की क्लास सुन ली तो इसका मतलब मेरे हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कुछ आ गया। कोई क्वेश्चन आपके मन में पहले से भी रहे होंगे? सर जैसे आईपीओ में होता है कि अगर इतना परसेंट सब्सक्राइब नहीं हुआ तो आईपीओ कैंसिल कर देते हैं। इसमें बिल्कुल नहीं होता। आई थिंक ऐसा शायद नहीं, होता है। बिल्कुल इसलिए नहीं होता है क्योंकि ज- ये जैसे लोग, मैं बताता हूँ, ये लोग कभी भी आपका पैसा आईपीओ में नहीं लगाते। ये लोग पैसा कहाँ लगा रहे हैं? कैपिटल मार्केट में। और शेयर कैपिटल मार्केट। मार्केट में वो शेयर्स में। लिस्टेड जो लोग हैं, हाँ। जो पहले से शेयर चल रहा है, वहां पैसा लगाते हैं। ठीक है। तो इसमें अच्छा, ऐसा नहीं टाइप ऑफ होता कि फंड जैसे में एनएफओ कैंसिल हाँ, हो गया, सब्सक्राइब नहीं हुआ तो नहीं होता। वो अगर तो 10,000 बोलना रुपये भी इसमें आएगा वो ऐसा भी नहीं लगा के होता छोड़ देगा। कि अच्छा वो 10,000 रुपये भी होगा तो उसको भी लगा के छोड़ देगा, कहेगा ठीक है लगा सर दो। और म्यूचुअल क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड में मार्केट जो जिसमें लगाना होता है पैसा, वो प्री डिफाइंड होते हैं। हाँ, बिल्कुल प्री डिफाइंड है, उसी को हम स्कीम बोलते हैं। जब 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 हम कोई स्कीम का एनएफओ आएगा ना, तो यस सर। उसमें एक पेपर आता है, उसका नाम है किम। किम का मतलब होता है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये किम जो होता है इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। और एक चीज और, जी जी जब ये ऑफर, न्यू फंड ऑफर आता है, तो हमने जैसे पहले पढ़ा था ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस पढ़ा था ना, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? उसमें तुम आरएचपी बोलते थे, और इसमें क्या बोलते हैं? कोई बताएगा, आंसर करेगा? जब म्यूचुअल फंड का ऐड देखा टीवी में कभी आपने? वो कहता है यस सर। एसबीआई म्यूचुअल फंड में लगाइए और इतना पाइए, ऐसे करके बोलता है, फिर बोलता है रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। बहुत Mutual तेज से fund बोलता are Carefully. subject to market Subject risk. to market Read risk, all हाँ, documents carefully. केयर। तो वो है ऑल डॉक्यूमेंट, नहीं है वो, उसका नाम क्या है? ड्राफ्ट ऑफर प्रोस्पेक्टस। डॉक्यूमेंट नहीं, ड्राफ्ट नहीं, ऑफर डॉक्यूमेंट। और ये ऑफर डॉक्यूमेंट जो हमारा शेयर मार्केट में आरएचपी होता है उसके इक्विवेलेंट होता है। ठीक है। यस और एक चीज और, इसमें जो पैसा इकट्ठा करता है ना फंड मैनेजर, यहां हमने कितने फंड मैनेजर बना रखे हैं? 3 3। ये तीनों स्टडी कर रहे हैं। 2,000 करोड़ आ गया, तो इसको ये पैसा कितने समय में मार्केट में लगाना होता है? 15 डेज। 15 डेज। कौन, विनय बोल रहे हैं? नहीं कौन बोल रहे हैं? नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो, कोई बोल रहे हैं, ठीक है। मेरे को अभी ऐसा है कि 6 मंथ में लगाना होता है। अब इसके पीछे लॉजिक बताता हूं कि पैसा आपने दे दिया, लेकिन ऐसा थोड़ी कि पैसा आपने दिया और उस दिन मार्केट डाउन, मार्केट बहुत अप हो रखा और पैसा झोंक देगा आपका। उसको टाइम दिया है कि आपको जब सही लगे तब मेरा पैसा लगाइए। और जो ये फंड मैनेजर होता है, इनका जो सैलरी होता है 5-5 करोड़ पर मंथ का। 5 करोड़ पर 5 मंथ किलो का। बहुत ज्यादा हो गया है सर। हाँ 5 हाँ, करोड़
अरे 5 करोड़ में 1.5 करोड़ तो सरकार ले जाती है। अब कितना हो गया? अब तो 3.5 करोड़ हो गया ना। हाँ, ठीक है, एक्चुअली इसलिए होता है, ये लोग बहुत हाईली क्वालिफाइड मार्केट के एक्सपीरियंस लोग होते हैं, मतलब मार्केट के बारे में इन्हें बहुत अच्छी जानकारी होती है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से उन्होंने एमबीए डॉक्टरेट वगैरह करा होता है। ठीक है, आप जब भी आप म्यूचुअल फंड आप देखेंगे तो आप में आपके स्टेटमेंट में म्यूचुअल फंड वाले का फंड मैनेजर का नाम आएगा, या इंटरनेट पे देखेंगे ना तो फंड मैनेजर का नाम लिखा हुआ आएगा उसमें। सर और अच्छे इन्वेस्टमेंट फंड 6 मंथ में करना, क्या चीज? सर ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट ये 6 मंथ में करना होता है इनको, और फिर इसमें हाँ, रिटर्न्स कब तक आने शुरू हो जाते हैं सर? 6 मंथ के बाद ही आएंगे नेचुरली, लेकिन वो 6 मंथ में सारा इंतजार नहीं करते, थोड़ा आज लगा देंगे, थोड़ा परसों लगाएंगे। ठीक है, और जो रनिंग सर अगर स्कीम होती है फंड हैं, सर अगर फंड मैनेजर का खुद का कंपनी रहा तो अपने कंपनी में पूरा लगा देगा। ऐसा है, कंपनी खड़ा करना बड़ा मुश्किल बात है। कंपनी खड़ा करने के लिए आपको सबसे पहले सेबी से लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर उसमें उसका वो है कि 50 करोड़ 100 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए, आपके पास टीम होना चाहिए। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि कंपनी के ही लोग बाद में अपनी कंपनी खड़ा करते हैं, लेकिन कंपनी खड़ा करने के लिए लोग चाहिए, पार्टनर्स चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई कैपेबल होता है तो बनाता है अपनी कंपनी, लेकिन वो जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करें। यहाँ तो सैलरी मिल रही है और सैलरी घर में आ रही है, दुबई घूम के आए, खर्च किया, अगले महीने की सैलरी पे लग गए, लेकिन कंपनी चलाना आसान नहीं है ना। ठीक है, अब और तो बहुत कंपनी सारे म्यूचुअल क्लॉज फंड भी कौन ऐड है। चलाता है? म्यूचुअल फंड कंपनियां कौन चलाता है? देखो, म्यूचुअल फंड कंपनी जो भी चलाएगा वो या तो बैंक होगा या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा। ठीक है, और या फिर उस और या फिर फॉरेन कंपनी होगा कुछ, ऐसे ही है ना। अब बैंक में बात करें तो बैंक में 3 कैटेगरी हैं, कौन कौन सी? प्राइवेट, गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन बैंक। ओके। जैसे मान लिया एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, सुना आपने? हम्म, प्राइवेट में आईसीआईसी का म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट में एसबीआई, एसबीआई का, और गवर्नमेंट में अच्छा हाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में यूटीआई। ठीक है, डीएसपी, ब्लैक रॉक, रेलीगेयर, मतलब बहुत सारी कंपनी है, आपने देखा होगा जो भी ऐड आते हैं। फॉरेन में कुछ ऐसी कंपनी है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, ये बैंक नहीं है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। अगर आप गूगल में करोगे म्यूचुअल फंड कंपनी इन इंडिया, बहुत सारे नाम आएंगे। ऐसी है फिडेलिटी। ठीक है, तो इस तरह का हो सकता है ना। ठीक है, अच्छा, जहां मैं टाइप ऑफ स्कीम की कह था, दो बल्कि एक इंपॉर्टेंट है और वो कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। उसका नाम है फंड ऑफ फंड। क्या नाम है? फंड ऑफ फंड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई लोगों को समझ में नहीं आता है। फंड ऑफ फंड, फंड ऑफ फंड में क्या कर रहे हैं कि आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड आपसे पैसा लेके या तो आईसीआईसी के म्यूचुअल फंड में लगा देगा, या एचडीएफसी के लगा देगा, या खुद के एसबीआई के में लगा देगा। ये पॉइंट समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फंड ऑफ फंड। आपसे पैसा लिया इसी नाम से कि मैं म्यूचुअल फंड में ही लगाऊंगा, लेकिन मैं अपने दिमाग से लगाऊंगा और जहां अच्छा चल रहा होगा वहां लगाऊंगा। तो आप स्टडी नहीं कर पाएंगे ना, आपका फंड मैनेजर कर रहा है आपके लिए काम। ठीक है,
ये सर एसबीआई का लेके एसबीआई में ही लगा दिया। वो कैसे एसबीआई की हो दूसरी स्कीम में। ओके अच्छा हाँ, स्कीम दूसरी, वही भाई। स्कीम दूसरा होगा ना, ठीक है। और म्यूचुअल फंड कम से कम कितने पैसे से लगाया जा सकता है? 500 से। आपने देखा होगा कि 500 से सिप लगा देते हैं आप, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा म्यूचुअल फंड जो कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड कराती है अपने को? सेबी एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। और म्यूचुअल फंड के जो एजेंट होते हैं वो कहाँ से सर्टिफिकेशन लेते हैं? सेबी नहीं, एमपी से लेते हैं। एमपी से ही लेते हैं। एमपी से और उसको हम बोलते हैं एमपी सर्टिफाइड। क्या बोलते हैं? एमपी सर्टिफाइड। और ये जो एमपी सर्टिफाइड होते हैं, यही लोगों को म्यूचुअल फंड बेचने का अधिकार है, क्योंकि दूसरा अगर बेचेगा तो आपका पैसा डुबा देगा। और जितना हमने क्लास लिया है पौन घंटे में, अगर आप अब एमफी का एग्जाम देने जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। हमने सारा कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, और एमफी से जो सर्टिफिकेट मिलता है उसमें एक नंबर होता है, उसको क्या बोलते हैं? एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर, एआरएन नंबर ARN कोड। जब आप अपने कस्टमर को बोलते हो ना, अरे इसमें लगा लो 50,000, मन में तो बोलते हो आरएम ने कहा है, लेकिन कस्टमर को बोलते हो अरे लगा ले, कल डूबना हो जाएगा। खुद पता नहीं आपको, है ना। तो जब आप उसे समझा लेते हो, और समझाने के बाद जब वो फॉर्म भरता है, तो उस फॉर्म में ARN कोड पहले से छपा होता है। किसका होता है? आरएम का, बैंक का। बैंक ने अपना ARN ले रखा है। वो बैंक ने कह रखा है कि मैं जिससे भी ये बिकवाऊंगा वो एमपी सर्टिफाइड होगा। आपने सुना होगा ना आजकल कि आरएम का फोन आया कि कल जो है 50 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में चाहिए। फिर जिसका सेविंग बैंक पड़ा हो सब म्यूचुअल फंड में लगा देते हो आप, चाहे कोई भी स्कीम आई हो, है ना। होता नहीं होता? होता है सर, नहीं होता है, लग रहा है। होता है सर, बाद में डूबता भी है। हाँ, डूबता भी है, फायदा भी हो जाता है कभी गलती से। वो डिपेंड करता है मार्केट पर, ठीक है। आप कभी कस्टमर से आप पूछिए, आपको कहाँ पैसा लगाना है। वो कहेगा मेरा जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में लगा दो। तो आप स्कीम ढूंढोगे उसके लिए, जिस स्कीम में उसने बताया हुआ है फंड मैनेजर ने कि मैं पैसा कहाँ लगाऊंगा, पेट्रोलियम सेक्टर में लगाऊंगा। ये सब स्कीम में डिफाइन होता है, ठीक है। होल्डिंग्स। अच्छा सर लेकिन एमफी का अगर एग्जाम देते हैं उसमें तो ये कौन सी स्कीम में अभी खाली जिसमें रिस्क नहीं है वो सब नहीं, हाई रिस्क उसमें सब पढ़ाएगा जो मैंने पढ़ाया। नहीं सर, लेकिन अभी अपन ने मतलब कौन सा स्कीम लेना चाहिए उसके बारे में टोटल ओवरऑल ऐसा अपने को आइडिया कैसे आएगा? इसमें तो एमफी के एग्जाम में जो इसका अभी जो सिलेबस मैंने भी सुना जो है, तो वो इतना डीप में अपना तो स्टडी नहीं होता। सपोज मैंने सर्टिफिकेट भी मेरे पास में है, तो मैं ऐसा कन्विंस कैसे कर पाऊंगा कस्टमर्स को? कस्टमर को कन्विंस करने के लिए मैंने बताया ना, उससे पूछिए आप पहले कि आपको पैसा कौन से आपको अच्छा लगता है कहाँ लगाना। दूसरा, आपको पैसा वापस कब चाहिए। तीसरा, क्या आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए या नहीं चाहिए। चौथा, उसका एज कितना है। पांचवा, उससे पूछिए कुछ रिस्क ले लोगे। छठा, उसकी नॉलेज भी जानने की कोशिश। ये सब फैक्टर हैं इसके। मतलब अगर आप ये सब चीजों को वो समझ रहे हैं कि इसका क्या नतीजा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको गाइड कर पाएंगे। सर एमफी सर्टिफिकेशन बैंक कैसे ऑब्टेन करता है? एज ए बैंक हमें कॉर्पोरेट लाइसेंस लेता है। कॉर्पोरेट लाइसेंस मिलता है। कॉर्पोरेट मिलता है, बस वो ये कहता है कि म्यूचुअल फंड जो भी बेचेगा मेरा बैंक में वो एमफी सर्टिफाइड होगा, ऐसा बोलता है वो।
हाँ सर ठीक है। अब मैंने तो 2002 में सर्टिफिकेशन लिया था एमपी नहीं तो का। सर जो ARN नंबर अलॉटेड होगा तो बैंक को फिर कैसे होगा? अगर जो MP सर्टिफिकेशन होगा तो वो अगर इंडिविजुअल के नाम पे तो इंडिविजुअल के नाम पे होगा, तो वो इंडिविजुअल के ARN नाम पे नंबर मिलेगा, लेकिन वो जी फॉर्म में इंडिविजुअल नहीं डालना है। किसका डालना है? बैंक का। बैंक का डालना है। आपको मिलेगा एआरएन नंबर, लेकिन आप प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते उससे। आपको बैंक वापस 2000 5000 रुपये तो वापस भी करता है वो उसके। बैंक के बिहाफ पे आपको दी जा रही है ना सर? हाँ, सर्टिफिकेशन। ये सर। हाँ, उसका सारा खर्चा नहीं देता है बैंक। मतलब आपको पूरा आने जाने किराया देगा, एग्जाम का फीस देगा, 5000 नहीं रुपये पास सर होने का भी देगा। नहीं सर, मेरा ये कहना है कि जैसे MP हम्म, सर्टिफिकेशन हमें करना है, हाँ बैंक को लेना है, MP सर्टिफाई वो हाँ सर्टिफिकेशन लेना है, हाँ तो वो हाँ। जो सर्टिफिकेट लेगा कि कोई व्यक्ति विशेष लेगा, तो नहीं वो नहीं नहीं नंबर नहीं, वो कॉर्पोरेट लेगा। कॉर्पोरेट के नाम पे इशू होगा वो। कॉर्पोरेट के नाम पे इशू होगा और कोई एग्जाम नहीं देगा वो केवल ओके। और एफिडेविट उसके देगा। अंदर और जो क्लॉजेस होंगे वो क्लॉजेस मेंशन करेगा। हाँ, वो सारी चीजें को फॉलो करेगा। और बस ये है कि जब आपकी ब्रांच ने 50 लाख का म्यूचुअल फंड बेचा और वहां से 5000 रुपये कमीशन आया, तो उसमें से कुछ आरएम को, कुछ ब्रांच मेयर को, कुछ उस लड़के को जिसने करा, इस तरह बंटता है फिर वो। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक। चलो। तो अब ये जो टॉपिक था हमारा म्यूचुअल फंड का, ये मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करा। आपके लिए क्या है कि इस अभी क्लास, क्योंकि उसके बाद जेआईबी क्यों नहीं, आपके लिए क्या है, आप उस म्यूचुअल फंड वाले जो 5 पेज हैं उनको पढ़िएगा। कल की क्लास में उसके थ्योरी के सारे पॉइंट क्लियर करेंगे, और अब आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। ठीक है। तो क्लास हम बाइंड करें, ओके लेकिन सर। आपको सोने का नहीं है अभी। यस सर। आप इस टॉपिक को करिए, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब मेरी कोशिश ये है कि जो टॉपिक हम पढ़े वो बढ़िया करके पढ़े। यस सर राइट। अगर उसमें से क्वेश्चन सर आया तो अभी हमसे किसकी गलत ना क्लास हो। होगी सर? अभी इसके बाद सीआईबी की है। सर साढ़े कल 9 कितने की क्लास होगी सर? अब यही रूटीन में कर रहे हैं हम लोग, कितने बजे सर? 8 o'clock। यही 8:30 और से। सर मतलब जो अकाउंट्स क्लासेस की होंगी क्लास कब से हमारी। चालू होगी सर? कौन सी? अकाउंट्स की। अकाउंट्स की चालू करेंगे हम लोग, चालू करेंगे करीबन, आज क्या तारीख है? आज 30 है ना, आज 15 हो के गई आसपास से चालू करेंगे। 29 सर। सर बट कल 15 के आपने आसपास चालू 6:30 को सर लिया इसके था बाद सीआईबी GIB क्लास क्लास। है। है। इसके बाद सर सीआईबी कल क्लास है आपने क्या? हाँ, ओके सर। 6:30 वाला क्या बोला था हमने? सर कल आपने 6:30 को लिया था GIB का क्लास, नहीं, और कल संडे था आज ना। 8। ओके, संडे को 6:30 को सर। संडे को कोई भी टाइम हो सकता है, लेकिन वर्किंग डे ओके में आपका जो क्लास होगा वो आमतौर पर 8:30 8 बजे बाद ही होगा, क्योंकि सब लोग बैंक ओके से कोई लेट हो जाता है ना। ओके 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 सर। ठीक है, चलो, ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू पढ़िए, सर। पढ़ाई करिए अपना, है, छोड़िएगा मत। अगर आज नहीं पढ़ेंगे तो कल